वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सक्सेस पाठशाला पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो करेंट अफेयर की इस श्रृंखला में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस श्रृंखला में हम चौथी सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये परीक्षा मंथन जो करेंट अफेयर की वार्षिकी है, इसी किताब की हम लोग कर रहे हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 के अभियान के विषय के रूप में हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है, तो नो एक्सक्यूज़ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो चुना गया है। तो यूनाइटेड नेशन ने महिला के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, तो उसके लिए नो एक्सक्यूज़ एक अभियान चलाया है। अगली जो बात है, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री। 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि बच्चों से जुड़े अश्लील कृत्यों को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना, रखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना अपराध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले निम्नलिखित है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द रखा जाए ताकि अपराध की गंभीरता को अधिक सटीक से दर्शाया जा सके। तो ये बातें कहीं कि पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रखा जाए। न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत बाल यौन शोषण सहित बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रयोग, प्रसारण या काम करने को प्रसारण या प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान है। क्या बताया न्यायालय ने कि आईटी इनेबल्ड जो एक्ट है, आईटी एक्ट, उसकी धारा 67 के तहत बाल यौन शोषण सहित बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण या प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान है। माने एनीथिंग रिलेटेड टू द चाइल्ड हरासमेंट वो एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यह नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों में शामिल होना या ऑनलाइन इससे संबंधित कुछ भी खोजना, बनाना, संग्रहित करना या सुविधा प्रदान करना भी अवैध बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत, अब देखिए पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत जो है अपराधों को अपूर्ण अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ है यह अपराध करने की दिशा में किया गया प्रारंभिक प्रयास है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण, साझाकरण या प्रसारण के लिए दंड का प्रावधान है। तो इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। अगर किसी प्रकार का पोर्नोग्राफी को स्टोरेज किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है या उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया और इसमें धारा 15 को शामिल किया गया, जिसमें 15(1), 15(2), 15(3) में श्रेणीबद्ध सजा प्रावधान है और उसके साथ ही साथ जुर्माने से लेकर 3 से 5 साल तक की जुर्माना, 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा, ये सब है। तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। सर्वोच्च न्यायालय ने रचनात्मक कब्जे का सिद्धांत प्रस्तुत किया ताकि यदि किसी व्यक्ति का किसी भी समय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री पर नियंत्रण रहा तो भले ही उसे बाद में हटा दिया गया तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। तो ये बात बताया है कि कोई अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है और बाद में उस सामग्री को, उस दुर्व्यवहार सामग्री को, कंटेंट को डिलीट कर देता है, फिर भी वो दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए, शारदा सिन्हा बिहार समेत देश भर में पारंपरिक लोकगीतों का पर्याय बन चुकी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। शारदा सिन्हा 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर गायक से शुरुआत उन्होंने मैथिली गीतों के जरिए की थी। फिर हिंदी, भोजपुरी, बज्जीता और मगही गीत भी गाए। उनके विवाह गीत और छठ गीत देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। विवाह और छठ के गीत जो है वो देश नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन तथा गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्मों में भी इन्होंने गीत गाए हैं। और लोकप्रिय गीतों में देखिए क्या है शीर्षक, अमवा महुआ के झूमे डलिया, पनिया के जहाज पर पलटनिया बनी है, कोयल बिन बगिया न शोभे राजा, महल पर कागा बोले हैरे मगही,
के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास। मैथिली है। राम जी से पूछ जनकपुर के नारी, ढकन जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी हो। तो ये देवी गीत है। बतावा चंदा केकरा से कहाँ मिले जाला। आ छठ गीत है। रुनुकी झुनुकी बेटी मांगीला, केलवा के पात पर उगेले सूरज देव। ये छठ का सबसे सर्व लोकप्रिय एल्बम। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, उगा हो सूरज देव। ये सब छठ गीत है। तो ये सब शीर्षक के तहत बहुत ही लोकप्रिय, वर्ल्ड फेमस है। ये पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित हुई। भारत मोदी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियाँ। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। ये थर्ड जो टेन्योर है उसमें 100 डेज पूरे हो गए। नई सरकार के पहले 100 दिनों में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा महत्वपूर्ण प्रगति हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस को संबोधित करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं, विशेष रूप से आवास और जल प्रबंधन को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला कि किसी भी हाल में लोगों को अच्छा आवास और स्वच्छ जल मुहैया कराया जाएगा। 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की गई। लगभग 15 लाख करोड़। 100 दिनों की सरकार ने 100 दिनों की सरकार को 14 स्तंभों में बांटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं घोषित की गई। इस पर भी काम शुरू है। महाराष्ट्र के बधवान में 76,000 करोड़ की लागत से 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का ऐलान है। तो देखिए 76,000 करोड़, महाराष्ट्र के वर्धमान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। पहले ही दिन से विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। क्या है भाई? तो ये विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा मुंबई मेगा पोर्ट जो बनेगा। 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना की शुरुआत की गई कि जितने 49,000 करोड़ रुपये हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे 25,000 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। 100 की आबादी वाले गाँवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। जिन गाँवों की आबादी 100 है, मतलब उस गाँव में 100 लोग भी रहते होंगे तो उनको पक्की सड़क से जोड़ना है। तो इसके लिए 49,000 करोड़ रुपए की लागत जो है दी गई और 50,600 करोड़ रुपए की लागत से भारत की बड़ी सड़कों का निर्माण। तो बड़ी सड़कों के लिए भी 50,600 करोड़। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बीटा एयरपोर्ट का उन्नयन और अगत्ती और मिनिकॉय ने नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद की है। तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बीटा, बिहार में बीटा उन्नयन और अगत्ती और मिनिकॉय ने नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन बढ़ाने का कवायद हुआ है। तो मतलब ये इन सब जगहों पर जो है नए काम हुए। बेंगलुरु मेट्रो हो गया, पुणे मेट्रो हो गया, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट पर भी आगे काम बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में 100 दिनों में कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए। 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 35 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। तो ये सब बातें हैं। बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया। एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया। मैंने एग्री श्योर जो है ना, एक नया फंड लॉन्च किया गया है और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया गया। प्याज पर जो निर्यात शुल्क 40% था वो 20% कर दिया गया। मध्यम वर्ग को कई सारे राहत दी गई। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख अगर सालाना आय है तो कोई टैक्स नहीं जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत हो गए। 3 करोड़ घर, 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत, जिसमें से 1 करोड़ घर शहरी में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। ऑस्कर की दौड़ में शामिल लापता लेडीज। तो ये लापता लेडीज जो है उनकी फिल्म है अमृता राव की। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार फिल्म ऑस्कर ने इस बार लापता लेडीज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ऑस्कर में भेजने की घोषणा की। असमिया निर्देशक जहू बरुआ की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित
लापता लेडीज की अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करने वाली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये फिल्म है लापता लेडीज। अभी तक जिन भारतीयों को ऑस्कर मिलने का सौभाग्य प्राप्त है उनमें से सत्यजीत राय अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फिल्मों को तो कोई ऑस्कर नहीं मिला, पर 1992 में उन्हें जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर दिया गया। तो सत्यजीत राय पश्चिम बंगाल के फिल्म डायरेक्टर थे, तो उनको 1992 में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ऑस्कर दिए गए। इनसे पहले 1983 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। तो भानु अथैया जो है वो फिल्म गांधी के लिए बेस्ट वेशभूषा के लिए, मतलब फिल्म गांधी की जो भूमिका है भानु अथैया ने 1983 में निभाई थी, तो उसके लिए उनको मिला है ऑस्कर अवार्ड। और उसके बाद जो है फिर किसको मिला, सत्यजीत राय को 1992 में और 1983 में भानु अथैया। तो ऑस्कर में भारत को एक बड़ी सफलता 2009 में मिली जब स्लमडॉग मिलियनेयर की गीत, संगीत और ध्वनि श्रेणियों में 3 भारतीय थे, गुलजार, ए आर रहमान और रसूल पुट्टुकी को। ये तीनों चोटी के कलाकार। ऑस्कर मिलने पर भारत की जय हो गई, है ना। तो किनको मिला था, गुलजार साहब को, ए आर रहमान को और रसूल पुकुट्टी को ऑस्कर मिल गया और भारत की जय हो गई। और जय हो इस गाने पर भी उन्होंने संगीत गाया था। फिर 2023 के ऑस्कर में भारत को 2 ऑस्कर और मिले हैं। तो 23 वाले में 2 और मिले हैं, एक सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र द एलिफेंट विस्पर्स को, है ना, तो एलिफेंट विस्पर्स को भी एक मिला है। दूसरा RRR के गीत नाटू नाटू के लिए चंद्रबेस और MM कीरवानी को, है ना। तो एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला है और RR के लिए नाटू नाटू जो गीत है उसके लिए। और यह सबसे बड़ी सफलता थी कि पहली बार किसी भारतीय मूल को फिल्म के लिए ऑस्कर मिले हैं। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा मिला, तो महाराष्ट्र में ये मिला है। कहाँ पे, तो देसी गाय को राजमाता कहाँ बोला गया, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा की। ऐसा घोषणा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। तो क्या हो गया भाई महाराष्ट्र में, तो देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। और वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय का महत्व आप लोग जानते ही हैं। मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता की गई है। आयुर्वेद, चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का बहुत महत्व है। दे आर बायो फर्टिलाइजर। ठीक। त्रिपुरा शांति समझौता 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, है ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। क्या इसके मुख्य बिंदु थे, तो इसके मुख्य बिंदु यही है कि NLFT, है ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधि के बीच में समझौता हुआ। और इन्होंने के मतलब ये NLFT और ATTF के 328 से अधिक सशस्त्र कैडर्स आत्मसमर्पण करेंगे और समाज में पुनः एकीकृत होंगे। वित्तीय पैकेज क्या है, त्रिपुरा की जनजातीय आवासीय विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की विशेष इकोनॉमिक पैकेज की स्वीकृति की गई थी। व्यापक पहला, यह एक बहुत बड़े प्रयास का हल है जिसके तहत वर्ष 2014 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। तो 250 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया त्रिपुरा के ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। और व्यापक पहल क्या है, बड़े प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत 2014 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो उसी तरीके से साउथ में भी ये जो है ना बड़ा प्रयास है। क्या बड़ा प्रयास है, तो इसके तहत 14 से 24 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 3 समझौते त्रिपुरा से है। समझौते में शामिल विद्रोही गुट क्या है, नेवल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये बोला रविंदर। इस उग्रवादी संगठन का गठन 12 मार्च 1989 को हुआ था। 1989 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो NLFT क्या है, इसका गठन 12 मार्च 1989 को हुआ, जिसके अध्यक्ष धनंजय रियांग थे। धनंजय रियांग जो है वो नॉर्थ ईस्ट के ही है। तो इस धनंजय
रियांग जो है ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हैं, तो उनके अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, यह त्रिपुरा राज्य में सक्रिय त्रिपुरी राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह है। इसकी स्थापना 11 जुलाई 1990 को रंजीता देव वर्मा के नेतृत्व में, क्या है ना, त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सदस्यों की एक समूह तैयार की गई थी। तो यही है। अब देखिए गैर कानूनी घोषित हो गया है। तो 3 अक्टूबर 2023 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है ना, 3 अक्टूबर को क्या किया गया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को भारत सरकार ने गैर सरकारी कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है। तो त्रिपुरा में सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति का क्या महत्व है, तो हिंसा को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले सशस्त्र समूह और हिंसा के चक्र को तोड़ने के साथ ही साथ विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यधारा में एकीकरण, यह समझौता जनजातीय समुदायों के बीच अलगाव के मुद्दे को हल करते हुए पूर्व विद्रोहियों को मुख्यधारा में लाने का एकीकृत सुविधा प्रदान करता है। यह उन व्यक्तियों को समाज में समझ के क्या है देखिए, ये देखिए कितना अच्छा है। यह समझौता जो है मुख्यधारा में एकीकरण, जनजातियों के बीच में अलगाववाद के मुद्दे को हल करते हुए पूर्व विद्रोहियों को मुख्यधारा में एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने का प्रदान करता है। तो ए में हिंदी तो है ही है, यही तो बात है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में जनजातीय आबादी के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता भविष्य में संघर्षों को रोकने की रणनीति के रूप में सामाजिक आर्थिक विकास पर सरकार के विचार को उजागर करती है। तो केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में जनजातीय आवासी के लिए विशेष पैकेज और सांस्कृतिक संरक्षण, तो यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करती है। तो जो जनजातीय लोग हैं, उनका जो गुट है, उनके सांस्कृतिक विरासत, उनका पहनावा ओढ़ावा, भाषा और पहचान के पहचान लेंगे। यह समझौता देखिए सांस्कृतिक संरक्षण क्या है, तो यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है। यह इन आबादी के बीच अपनेपन और समुद्र की दृढ़ भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट वार्षिक है ना, हाल ही में श्रम ब्यूरो द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 तक के लिए आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण की 7वीं रिपोर्ट पाई गई, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। कुल बेरोजगारी दर विगत वर्ष की तुलना में 3.7%, वही है कि विगत वर्ष के समान 3.2% पर बनी हुई। विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए नौकरी बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। तो जो विनिर्माण क्षेत्र हैं उनमें नौकरी बाजार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2017-18 से 5.3% घटा दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी जो है 2.5% हो गया, घटा दिया गया 5.3 से 2.5 हो गया। और शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी हो गई, तो 7.7 से 5.1 है। तो भारत में पुरुषों की जो है कितनी है, देखिए यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कितनी है, तो 5.3 से 2.5 हो गया। शहरी क्षेत्र के लिए 7.7 से 5.1 हो गया। भारत में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है, 17-18 में 6.1, और वियतनाम कितना, अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हो गई है, तो 5.3 से 2.5 है ना। और ये तब तो हो गया है, श्रम बल वाला करना है। देखिए शहरी क्षेत्र के लिए 7.7 से घट करके 7.1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए 7.7 से घट करके शहरी क्षेत्र के लिए 5.1 हो गया। और पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर कितना हो गया, 2017-18 से 18 में 6.1 से घट करके 2023-24 में 3.2 हो गया। और महिलाओं में यह सब 5.6 से घट कर 3.2 हो गई है ना। तो ये बेरोजगारी दर पुरुष के लिए 3.2 हो गई है। महिला कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी का सकारात्मक रुझान देखा गया है ना। तो महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी का सकारात्मक रुझान दिया गया। महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 2017-18 में 50.7 से बढ़ करके 63.7 हो गई। और शहरी क्षेत्रों में 47.6 से 52%। पुरुष और महिला LFPR में वृद्धि, पुरुषों के लिए LFPR 2017-18 में 75.8 से बढ़कर
23-24 में 78.8 हो गया। यस। अब देखिए पुरुषों और महिला LFPR में वृद्धि, तो ये सब है कि पुरुषों के लिए 75.8 है और महिलाओं के लिए 78.8 है। महिलाओं के लिए 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गया। एक महत्वपूर्ण वृद्धि जो दर्शाता है कि अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं। कृषि श्रमिकों को वृद्धि है ना, कृषि श्रमिकों में वृद्धि हो गई। कृषि हिस्सेदारी में श्रमिकों की भागीदारी लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है और कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्शाता है और इस क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे हैं। यह बदलाव यह दर्शाता है कि बहुत लोग कृषि कार्य की ओर लौट रहे हैं, इसलिए संभव नहीं है कि उन्हें अन्य कोई क्षेत्र में क्योंकि इसलिए उन्हें अन्य क्षेत्रों में नौकरियां मिल जाएं। ठीक है, तो विभिन्न समुदायों के लिए LFPR है। महिला समुदायों के लिए LFPR 15 से 21.4 हो गया और हिंदू महिलाओं की भागीदारी 26.1 से 33.8 हो गया। और देखिए 34.2 से 38.2 हो गया। और आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में, तो देखिए यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ा सर्वप्रथम भारत में रोजगार और बेरोजगारी की बात। देखिए बेरोजगारी ये सब जो बातें हैं वो तो ठीक है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत ये NSSO के अंतर्गत कार्य करता है। इन आंकड़ों का उपयोग नीति सहायक, नीति निर्णय समर्थन और पंजीकृत समर्थन, तो ये सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब है ना कि NSSO के अंतर्गत कार्य करता है और नेशनल सैंपल तो इसे तो कलेक्ट किए, तो ये सब है कि ये आपका देखिए NSSO का तो सरकार की द्वारा बिहार का पहला ड्राई पोर्ट हाल ही में पटना के निकट बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। शुष्क बंदरगाह या अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो, कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद लॉजिस्टिक सुविधा, मतलब लॉजिस्टिक का मतलब वहाँ पे स्टोरेज होगा और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की जाएगी। समुद्री या हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेगा। मतलब समुद्री और हवाई बंदरगाह और इनलैंड वाटर के लिए ये सेतु के नाम जिसमें मुगल क्या करते थे, यह समुद्री हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच में एक सेतु के रूप में काम करता है जिसमें माल की ढुलाई कम हो और आवाज़ में सुविधा। तो ठीक है, मतलब समुद्री हवाई बंदरगाहों और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच में सेतु के रूप में कार्य करता है जिससे माल की कुल आवाजाही में सुविधा होती है। तो आज तक इतना ही रखा जाए और हमारे लगातार वीडियो को पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस एडू 7 या PCS पाठशाला में जुड़ सकते हैं। तो आज यहीं तक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सत्र में हम लोग फिर से मिलेंगे। और हमारे वीडियो को लगातार पाते रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।